हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आन्हा रोग के बारे में। दोस्तों, आन्हा रोग को कॉन्स्टिपेशन से रिलेट किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे आन्हा रोग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि उसका संदर्भ ग्रंथ क्या है, उसका परिचय क्या है, निदान, उसकी संप्राप्ति, उसके संप्राप्ति घटक व उसके लक्षण, और आखिरकार में हम देखेंगे आन्हा के भेद। तो यह होगा आज के वीडियो का इंडेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम आम तौर पे कब्ज बोल देते हैं, दैट इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो जो मैं सिम्टम्स अब बोलने वाली हूँ, अगर उनमें से कोई सिम्टम्स हों 2 या उससे ज़्यादा और 3 मंथ के लिए हों, तो हम उन्हें उसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। तो दोस्तों, अगर जो डिफिकेशन की फ्रिक्वेंसी है उसमें 2 बाउल मूवमेंट पर वीक से भी कम फ्रिक्वेंसी हो जाए, मतलब कि हमारा पेट साफ़ नहीं हो रहा है वीक में 2 बार भी, या फिर हार्ड स्टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, दर्द हो रहा है उसमें, और इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन, मतलब कि हमको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से स्टूल बाहर नहीं निकला है, तो ये सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। और अगर इनमें से 2 या उससे ज़्यादा दिखें तो हमें उस टर्म को हम बोल देते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर लाइफस्टाइल है, हम लो डाइटरी फाइबर खा रहे हैं, इनएडिक्वेट वाटर इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पुअर बाउल हैबिट्स है हमारी। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म और क्रॉनिक रीनल फेलियर भी कॉन्स्टिपेशन करता है, एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ और जो न्यूरोलॉजिकल लीजन्स होते हैं उनसे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बनते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं आन्हा रोग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है आन्हा का संदर्भ ग्रंथ, मतलब कि आयुर्वेद में कहाँ आन्हा का वर्णन है। तो चरक चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय, सुश्रुत निदान स्थान का पहला अध्याय, सुश्रुत उत्तर तंत्र का 56वां अध्याय, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान का 4था अध्याय और माधव निदान के 22वें अध्याय में आन्हा का वर्णन किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं आन्हा का परिचय। दोस्तों, सुश्रुत मतानुसार वायु विगुणता के कारण जब आम का संचय हो जाता है तो पुरुष अवरुद्ध हो जाता है, बाधित हो जाता है और वह शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। और जब वायु उद्गार और अधोवायु के रूप में भी जब निष्कासित नहीं होती तो वो आन्हा की उत्पत्ति करती है। मतलब कि जब वायु विकृत होकर आम का संचय कर रही है और उसने पुरीश को बाधित कर दिया है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो मल है हमारा, उसको वो बाहर नहीं निकलने दे रही है, ना ही खुद बाहर निकल रही है। जैसे कि हम कहें कि वात अगर उद्गार या अधोवायु के रूप में भी निष्कासित हो जाए तो आन्हा की उत्पत्ति ना हो, पर ऐसा नहीं हो रहा। वो पुरीश को रोक रही है, साथ में खुद भी वहीं अपना स्थान संचय करके और अधोवायु और उद्गार के रूप में नहीं निकल रही है, और इससे हम आन्हा की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आन्हा रोग के निदान। पहला है कटुतिक्त कषाय रस सेवन। आपको पता है कि इससे वात प्रकोपित होता है और वात प्रकोपित ही आन्हा की संप्राप्ति के चक्र में भी सम्मिलित है। दोस्तों, सेकंड है वेग अवरोध। जब वेग धारण करते हैं तो उससे भी आन्हा की उत्पत्ति होती है। तीसरा है अति मैथुन। अति मैथुन से वात प्रकोपित होता है और फिर आन्हा की उत्पत्ति होती है। फोर्थ है उपवास, मतलब कि व्रत करना। और फिफ्थ है रुक्ष पदार्थ सेवन। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सारे निदानों से वात प्रकोपित हो रही है और आन्हा की संप्राप्ति में वात का प्रकोपित होना मेन कारण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आन्हा की संप्राप्ति चक्र। तो सबसे पहले जब हम निदान का अत्यधिक सेवन करते हैं तो उससे अपान वायु का वैगुण्य हो जाता है, वो विकृत हो जाती है और वो पक्वाशय में पुरीश ऊर्ध्व अधः वायु का अवरोध कर देती है। दोस्तों, क्या हुआ कि ये सारे वात प्रकोपित जो निदान है वो अपन ने सेवन किए, उससे अपान वायु वैगुण्य हो गई। अपान वायु हुई, आपको पता है उसका कर्म क्या होता है, मल को निष्कासन करना। तो पक्वाशय में जो पुरीश है और ऊर्ध्व अधः वायु भी है उसका अवरोध हो जाता है। उसके बाद पुरीश उद्गार और अधोवायु की अप्रवृत्ति हो जाएगी। भाई ऑफकोर्स, अगर कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी ना, उसका मूवमेंट नहीं होगा, तो बाउल मूवमेंट या फिर जो उद्गार और अधोवायु है उसकी भी अप्रवृत्ति हो जाएगी, और इसी को हम आन्हा रोग कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि
आना रोग की संप्राप्ति घटक क्या है, उनके लक्षण क्या है और उनके भेद क्या हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। संप्राप्ति घटक। दोस्तों दोष जो है इसमें अपान वायु है, हमने संप्राप्ति घटक में भी देखा था। दुष्य है अपक्व अन्न, रस और पुरुष। तो अपक्व अन्न जो आम का संचय करेगा वो, और रस भी उसमें सम्मिलित हो जाता है, पुरुष बद्ध हो गया इसलिए दुष्य है। स्रोतस है अन्नवह और पुरीश्वह। अन्नवह मेन इसका स्रोतस माना जाता है, परंतु कभी कभी पुरीश्वह स्रोतस भी आना का स्रोतस माना जाता है। अधिष्ठान है आमाशय एवं पक्वाशय। आमाशय में देखिए आम संचय हो रहा है, पक्वाशय में पुरीश बद्ध हो जाता है। और स्रोतोदृष्टि में क्या है, विमार्ग गमन और संग। फिर है अग्नि। अग्नि की मंदता होती है तभी आम की उत्पत्ति हो रही है। स्वभाव है आशुकारी, तुरंत प्रभाव करता है ये। और फिर है साध्य साध्यता, ये साध्य व्याधि है। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि आना के लक्षण क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। तो पहला है हृदय स्तंभन। ऐसे लगेगा कि हृदय में जकड़ाहट होती है। आपने देखा होगा कि 80% जो हार्ट के पास उनको पेन होता है वो मोस्टली जो है गैस्ट्रिक ट्रबल्स के पेशेंट होते हैं। तो इसलिए जो आना का सिम्टम जो है वो हृदय स्तंभन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हृदय में कुछ अवरोध हो रहा है, हृदय में कुछ परेशानी है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वायु। ठीक है। सेकंड है शिरोरोग, सर में दर्द होना। थर्ड है शरीर में भारीपन। ठीक है, ऐसे अंग बहुत भारी लगने लग जाएंगे, आलस रहेगा। फोर्थ है उद्गार अवरोध, हमें जो उद्गार है वो नहीं आएगा। और फिफ्थ है पीनस। पीनस कटार को बोलते हैं, जो पुरानी जुकाम होती है वो भी इससे हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे आना के भेद क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला है आमज आना। दोस्तों इसके क्या लक्षण होते हैं कि आमाशय में शूल होना। ठीक है। उद्गार विघात मतलब कि कोई बेल्चिंग नहीं होती है। तृष्णा मतलब कि पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगती है। शिरोधा मतलब कि हेड में बर्निंग होती है। गौरव मतलब कि आपको पता है हैवीनेस लगती है बॉडी में। प्रतिशाय मतलब कि रनिंग नोज। और सेवन्थ है हृदय स्तंभ मतलब कि स्टिफनेस इन चेस्ट। ठीक है। तो ये सब आमज आना के लक्षण होते हैं। इसको पाइलोरिक स्पैज्म भी बोलते हैं। दोस्तों सेकंड भेद है आना का पुरीशज आना, और इसको हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेट करते हैं। दोस्तों इसमें कटी और प्रश्न में स्तब्धता होती है, मूत्र तथा पुरीश अवरोध हो जाता है, शूल होता है, मूर्छा आती है, मूर्छा मतलब फेंटिंग, और श्वास में पुरीश की गंध आती है। इसके अलावा अल्सर जैसे लक्षण भी पुरीशज आना में दिखते हैं। दोस्तों यह था आना पे एक शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको आना समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है और आपको इस पे एक्सटेंडेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेंटल आयुर्वेदा।